So our next topic is programming languages and data structures. ठीक है. So programming languages जो है उनको हम generally तीन form में categorize करते हैं, which is your low, middle and high. ठीक है. So low level programming languages जो है वो machine dependent languages होते हैं. ठीक है. So when we talk about programming languages, you divided them into three categories. एक आपका है लो लेवल, एक है मीडियम लेवल और एक है हाई लेवल. ठीक है. सो वी हैव लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. मिडिल लेवल या मीडियम लेवल में सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है सी लैंग्वेज, क्योंकि ये दोनों मशीन एज वेल एज प्रोग्रामर फ्रेंडली है. लो लेवल लैंग्वेजेस में आपके पास दो लैंग्वेजेस आती हैं. मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, एंड द सेकेंड लैंग्वेज यू हैव इज assembly language. Can you tell me what is the difference between machine language and assembly language? High level languages में हमारे पास बहुत सारी options हैं. We have C++, Java, Python, Basic, Pascal, Fortran. ठीक है. So you have number of options over here. So ये काफी सारी ऑप्शंस हैं जो हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, जो आपके हाई लेवल कैटेगरी में आती है. ठीक है. आपको मुझे बताना है कि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज जो है उसमें और असेंबली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है. वेरी गुड श्रेयांश. मशीन लैंग्वेज डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर, whereas assembly language does, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में नहीं आती है. सो कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली. ठीक है. उसके लिए उसको असेंबलर की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है. इट यूजेस निमोनिक्स. वेरी गुड. सो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती है. मशीन डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर पे, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे आपका जो प्रोग्राम है, जो कोड है, वो भी डिफरेंट हो जाएगा. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड विल आल्सो बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मशीन जहां पर हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है. और मशीन इंडिपेंडेंट हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज दोनों ही मशीन इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं विंडोज में काम कर रही हूँ, लिनक्स में काम कर रही हूँ, या कहीं पे भी किसी भी तरह की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रही हूँ, मेरा जो कोड है वो कहीं पे भी काम करेगा. ठीक है. सो दैट्स योर हाई लेवल लैंग्वेजेस, मशीन इंडिपेंडेंट. सो इसे तो कहते हैं बेसिक क्लासिफिकेशन. ये सबको क्लियर है ना. सो ये तो आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई. सो मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज जिसको हमें क्या नहीं करना पड़ता, ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता. इट इज जीरोस एंड वंस. ठीक है. तो अगर मेरे को लिखना है 3+5, सो इट कुड बी दिस इन बाइनरी. ठीक है. इट कुड बी 5+3 in high level language, and in case of assembly it could be add 5+3. So that's how we write an assembly language. Translator चाहिए होता है assembly के लिए. So assembly language program जो आपका है, that will be passed to a translator called assembler, और assembler उसका respective machine code जो है उसको generate करेगा. So assembly language goes to assembler, assembler generates the required machine code for the same. ठीक है. So translator हमें यहाँ चाहिए है. ऐसे ही जो high level languages हैं वो भी कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती. सेम वे सी ऑल्सो. सो वी नीड अ ट्रांसलेटर जिसकी हेल्प से आपके पास जो जनरेट होके आता है वो है मशीन कोड. जो हमारे पास अपनी लैंग्वेज का कोड है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. सो योर सोर्स कोड इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट कोड विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर. अब मुझे बताओ, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन से टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं? What are the type of translators we have to convert a high level language into machine level language?
What do we call those translators? Compiler and interpreter. Yes. So it's compiler and interpreter. So दो तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर्स अवेलेबल है. एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर. और डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर रीड्स द होल प्रोग्राम एट वंस एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू मशीन लैंग्वेज. तो वो पूरा प्रोग्राम एक साथ रीड करता है और फिर ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, सेकेंड लाइन रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, एंड सो ऑन. दैट्स हाउ योर इंटरप्रेटर वर्क्स. ठीक है. सो वो हो गया आपका इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है. कंपाइलर को रैम में ज्यादा जगह चाहिए, इंटरप्रेटर को कम जगह. ठीक. अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है? सो ये तो हो गया आपका ट्रांसलेशंस कैसे होते हैं. ये जो लैंग्वेजेस हैं, जो मेन मेन जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, इन सब के डेवलपर्स के नाम आपको याद होने चाहिए. ठीक है. सो सी प्रोग्रामिंग, ये तो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है. सो सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची in 1990s at AT&T's Bell Labs in USA. C++ was developed by Eugen Stroustrup. अब आप मुझे बताओ, जावा किसने डेवलप की, पाइथन किसने डेवलप की, HTML और WW का कंसेप्ट किसने डेवलप किया? सो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन. वेरी गुड. एंड HTML? वेरी गुड गौरी. ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको इनका, डेवलपर्स का. और ये जो लैंग्वेज है, जैसे बेसिक, इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है. HTML की हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. WWW इज वर्ल्ड वाइड वेब. Fortran is formula translation. COBOL is common business oriented language. ठीक है. तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म पे और डेवलपर पे. ठीक है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है. सबसे पहले आपका जो प्रोग्राम है मेमोरी में लोड होता है. तो मेमोरी में किस एड्रेस पे लोड होगा, वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? लोडर. सो लोडर गेट्स द प्रोग्राम इन द रैम. तो रैम में कौन से एड्रेस पे स्टोर होगा, कैसे वहां से फेच होगा, वो लोडर का काम है. देन यू हैव अ लिंकर. आपका प्रोग्राम जो भी एक्सटर्नल फंक्शंस के साथ लिंक्ड होता है, वो लिंकिंग का काम आपका लिंकर करता है. सो इट अटैच प्रोग्राम कोड विद एक्सटर्नल मॉड्यूल्स. अगर कोई भी बाहर का कोड है जिसको वो यूज कर रहा है, तो उसके साथ लिंक करने का काम लिंकर करता है. सो ट्रांसलेटर हो गया, लोडर हो गया, लिंकर हो गया. तो ये तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसपे कुछ क्वेश्चन बन सकता है. बाकी आपको ये पता होना चाहिए एल्गोरिदम क्या होता है. जब हमें प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है एल्गोरिदम बनाना. एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज अ प्रोग्राम. वैसे जो डेफिनेशन है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम की है. ये लेमैन लैंग्वेज में जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एल्गोरिथम. ठीक है. अब इसी एल्गोरिथम को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में लिखते हैं तो एल्गोरिथम है, लेकिन अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो फ्लो चार्ट हो जाता है. सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन to solve representation of
steps to solve a problem is flow chart. इसमें आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए यूज होता है. So which symbol is used for which purpose? So pictorial representation बोल दें, graphical representation बोल दें, वो flow chart है. This is oval. Oval किस लिए use होता है? To mark start or stop in the flow chart. तो अगर आपको start या stop mark करना है आप oval shape use करोगे. ये जो है आपका symbol, this is parallelogram. Parallelogram use होता है for performing input आउटपुट. आप रीड कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो तो पैरेललोग्राम यूज करोगे. देन वी हैव रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है लाइक एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो वो रेक्टेंगल में आएगा. आपको कंडीशन चेक करनी है तो उसके लिए डायमंड या डिसीजन बॉक्स यूज होता है. सो डायमंड, और इसको हम रोम्बस भी बोलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर decision, and then we use arrows to go from one place to another place. तो मैं आपको एक flowchart बना के दिखा देती हूँ. मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है to check if a number is even or odd. ठीक है, अब ऑब्वियसली एमसीक्यू में आपको ड्रॉ करने को तो आएगा नहीं, पर आपको आइडिया हो जाएगा. आपको याद रहेंगे सिंबल्स कि कौन सा सिंबल कहाँ यूज हो रहा है. तो हमने स्टार्ट किया. सबसे पहले तो नंबर चाहिए, तो नंबर आपको यूजर से लेना है, मतलब इनपुट करना है. तो आपने लिखा रीड नम. फिर आपको कंडीशन चेक करनी है. आपने कंडीशन चेक की, इज नम मॉड 2 इक्वल टू 0. ठीक है, ये परसेंटेज का साइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज होता है रिमाइंडर निकालने के लिए. यस या नो इसका आंसर होता है. तो अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है तो हमने प्रिंट करा दिया इवन. अदरवाइज प्रिंट करा दिया और एंड देन बिगिन स्टॉप. तो इस तरह से आपका फ्लो चार्ट दिखता है. ठीक है, ये मैंने बना के सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे. क्लियर है? फ्लो चार्ट इज क्लियर. फ्लो चार्ट के बाद आती है टर्म सूडो कोड. सूडो कोड एक ऐसी चीज है जो ना तो पूरा प्रोग्राम है और ना ही बिल्कुल इंग्लिश है कि हम उसको एल्गोरिथम कहते हैं. मतलब बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज भी नहीं है और बिल्कुल प्रॉपर प्रोग्राम भी नहीं है. ठीक है विद्यांश, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है कि जीके के क्वेश्चंस आप कहाँ से कर सकते हो. कुछ मैंने भेजे हैं. रेस्ट आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास. एनसीईआरटी एमसीक्यू करके साइट है जिसपे 9th और 10th के सिलेबस के सारे साइंस के एमसीक्यूज अवेलेबल है. तो वहां से आप सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सुडोकू. पहुंचेंगे मेघना, पहुंच रहे हैं बेटा, वेट. इनपुट एल बी सेट एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. सेट पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. प्रिंट एरिया. तो ये आपको दिखने में प्रोग्राम जैसा लगेगा, पाइथन से तो काफी कुछ मैच करता है, बट ये कोई प्रोग्राम नहीं है. ये भी एक नॉर्मल लैंग्वेज है बट नॉट एज सिंपल एज इंग्लिश. ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड है. सो आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में कमांड्स दे रहे हो यहाँ पर. सो यू गिविंग कमांड्स इन अ बिट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. ठीक है, उसे सूडो कोड कहते हैं.
ना तो एक्चुअल प्रोग्राम है, ना ही एल्गोरिथम है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल जैसे टूल्स यूज होते हैं। आपको नाम पता होना चाहिए कि ये टूल्स हम यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए। ठीक है, एंड वी यूज डेटा फ्लो डायग्राम्स। ये कैसे बनते हैं, इसमें क्या सिंबल्स होते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। ईआर डायग्राम्स होते हैं जो कि डेटाबेसेस में यूज होते हैं, उसे कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जैसे अगर आपके पास एक डेटाबेस है, उसमें आप स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हो, टीचर का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उसमें आपस में क्या रिलेशन है, सो डिफरेंट टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है शो करने को हम ईआर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ये नाम आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर यूज होता है। सो ये हो गया आपके पास, हमने ट्रांसलेटर्स देख लिए, ये देख लिया, लेवल ऑफ लैंग्वेजेस देख लिया। देन कम्स योर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल वे or statistical way. So you can say it is logical and statistical way of managing data in main memory and performing operations on it. ठीक है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। वी हैव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो यू हैव लीनियर एंड नॉन लीनियर। नाम से पता चल रहा है, लीनियर का मतलब जो एक लाइन में डेटा को स्टोर करे, नॉन लीनियर जो एक लाइन में स्टोर ना करे। सो ट्री एंड ग्राफ आपको एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो नॉन लीनियर हमारे पास सिर्फ दो है, विच इज ट्री एंड ग्राफ। ठीक है, सो ट्री एंड ग्राफ आर द वंस विच आर नॉन लीनियर। लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आपको डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ इसके बारे में ब्रीफ ब्रीफ पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। अरे समझ, सबसे पहली चीज आपकी आती है एरेज। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट एरेज मयंक हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। नहीं मयंक, आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इफ यू गेट अ गुड रैंक, सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन you have to give the gap year certificate which should state the reason कि आपने इतना टाइम क्यों लिया 12th के बाद, और उसके रिगार्डिंग आप अपना अगर मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ है तो वो दे सकते हो। बट गैप ईयर सर्टिफिकेट इज टू मेंशन 12th क्लियर करने में और एंट्रेंस देने में गैप क्यों है। अभी का कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट अभी हम करेंगे शाम को 7:30 पे, तब हम ओएसआई डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। हाँ, 1 ईयर ड्रॉप के लिए भी देना पड़ेगा। 3 ईयर में वो तो कुछ नहीं देना होता, 1 ईयर ड्रॉप हो या 2 साल ड्रॉप हो, आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो आप बना के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा सकते हो। उसका फॉर्मेट में भेज दूंगी आपको बाद में। सो एरेज क्या होते हैं? एरेज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लाइन में डेटा स्टोर होता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous elements. So it is a collection of homogeneous elements stored under a सिंगल वेरिएबल नेम। इसके ऊपर आज तक कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है एरे के ऊपर, स्टैक और क्यू पे जरूर आया है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। मतलब नाम एक ही होता है और उसमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होती है और उन सब वैल्यूज का डेटा टाइप सेम होता है। सो होमोजेनियस का मतलब है कि अगर इंटेजर्स हैं तो सारे के सारे इंटेजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे इंटेजर हो आधे
float हो. So it's a collection of homogeneous elements stored under a single variable name. ठीक है? Then individual values are accessed by their position in the array, also called as index or subscript. So individual values are assessed by their position in the array, also called as index or subscript. It starts from 0. Index of array starts from 0 and goes up to maximum size -1. मान लो आपके पास 10 साइज का array है, तो आपके पास पहला एलिमेंट 0 पोजीशन पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, सो ऑन अप टू 9 पे. पहले का नाम अगर a है तो आप a0 पर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप a1 पर वैल्यू स्टोर कर सकते हो. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम पोजीशन बताते हैं एंड वी स्टोर द वैल्यू. इतना डिटेल में वैसे इस पे आएगा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, होमोजेनियस वैल्यू स्टोर करता है, मतलब सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होती है, और पोजीशनिंग जो उनकी होती है वो 0 से शुरू होती है. सो फर्स्ट एलिमेंट इज सेड टू बी एट पोजीशन 0, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी एट पोजीशन 1 एंड सो ऑन. ठीक है, इसे कहते हैं array and it is stored in contiguous memory location. That's very important. Arrays are stored in contiguous memory location. इसमें और लिंक लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क ही ये है, ठीक है, कि stored in contiguous memory locations. So लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूस होती है. कंटिग्यूस मतलब कि अगर 100 इंटीजर्स हो रहे हैं तो 100 के 100 एक साथ एक ही लाइन में स्टोर होंगे एरे के केस पे. लेकिन नॉन कंटिग्यूस का मतलब है कि पहले 20 कहीं हो गए, 10 कहीं हो गए, 15 कहीं हो गए, तो अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकते हैं. एंड लिंक लिस्ट इज दैट काइंड ऑफ स्टोरेज. नहीं बेटा, गैप ईयर का कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अभी आप सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो एंड जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू गेट दी बेस्ट रैंक. ठीक है, तो ये जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है ये आराम से बन जाता है. आप किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा सकते हो, पुलिस स्टेशन से साइन करा सकते हो, कोई भी गेजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर जो होता है वो साइन कर सकता है. बस उस पे हमें ये लिखना होता है कि आई देव जिंदल सन ऑफ सो एंड सो gave my board exams in this year. ठीक है, and due to so and so reason I could not continue my studies, so now I have given the entrance exam of IPUCET. वो बस इतना लिखना होता है, साइन किसी से भी करा सकता है. ठीक है, नॉट वेरी बिग थिंग. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपने किसी और कॉलेज को ज्वाइन किया था तो वो बता सकते हो, नहीं ज्वाइन किया था तो सीधा सा लिख सकते हो कि ड्यूरिंग दिस टाइम आई वाज बिजी विद दिस एंड आई डिड नॉट ज्वाइन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि दो कॉलेजेस से एक साथ डिग्री करना अलाउड नहीं होता है. ठीक है, इसको इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं. तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके एरेस के बारे में. हाँ, वो भी लिख सकते हो. यस, इट्स वैलिड. ड्रॉप इज वैलिड फॉर एनी रीजन बट यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई द रीजन. कोई भी रीजन हो वैलिड है, ऐसा नहीं है मतलब जेल जूल ना गए हो, कोई क्राइम ना किया हो, अदरवाइज कोई भी रीजन हो तो सब वैलिड है. नॉन कंटिग्यूस स्टोरेज ऑफ डेटा. सो इसका नाम ही है लिंक्ड लिस्ट. इसमें एक हम पॉइंटर होता है, स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस. सो पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस. तो ये स्टोर करता है पहली लोकेशन का एड्रेस, यहाँ पर डेटा होता है, और एक और पॉइंटर होता है जो कि स्टोर करेगा मेमोरी में अगली लोकेशन का एड्रेस, जहां पर फिर डेटा होगा, फिर पॉइंटर होगा. तो ऐसे लिंक 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 चलता रहता है, आखिरी में नल आ जाता है. तो इसमें क्या होता है कि हम कंटिन्यूअस डेटा स्टोर नहीं करते, जहां जगह मिलती है डेटा स्टोर कर देते हैं, और उस जगह पे फिर ये भी स्टोर कर देते हैं एड्रेस में कि अगला डेटा कहाँ है. अगर आगे कोई डेटा नहीं तो आपके पास नल स्टोर हो जाता है. ठीक है, सो इट is a collection of nodes
where each node has two parts, data and address of next node. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि एरे कंटिग्यूअस है, लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूअस है, राइट। मेघना वाज आस्किंग अबाउट लिंक लिस्ट, सो मेघना समझ आ रहा है। एरे कंटिग्यूअस है, लिंक लिस्ट नॉन कंटिग्यूअस है। एरे में साइज पहले से बताना पड़ता है कि कितने एलिमेंट स्टोर होंगे, लिंक लिस्ट में पहले से साइज नहीं बताना पड़ता, हम कितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो एरेज में आप 0 1 पोजीशन से रेफर करते हो, तो हम एरे को ये भी कह देते हैं कि एरे रैंडम एक्सेस है, कि अगर मुझे फिफ्थ एलिमेंट उठाना है एरे में से, तो मैं A4 लिख के उठा सकती हूँ। सो A4 इज योर फिफ्थ एलिमेंट इन द एरे, लेकिन लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली फिफ्थ एलिमेंट पे नहीं जा सकते, वो सीक्वेंशियल है। सो लिंक लिस्ट इज सीक्वेंशियल। इफ आई हैव टू रीच टू द फिफ्थ एलिमेंट, मुझे फर्स्ट से शुरू करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट से सेकंड पे जाऊंगी, सेकंड से थर्ड पे जाऊंगी, थर्ड से फोर्थ पे, फोर्थ से फिफ्थ पर, ठीक है। नहीं, बस ये दो में ही करना है। फिर सब बाकी के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, वो या तो एरेस को यूज करके बनते हैं, मतलब या तो कंटीग्यूअस में बनते हैं, या फिर वो लिंक लिस्ट को यूज करके बनते हैं, ठीक है। तो जब आपको स्टैक बनाना है, तो आप एरे यूज करके भी बना सकते हो, लिंक लिस्ट यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन वो अपने ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन होता है। तो स्टैक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो। So stack and queue are defined by the operations performed on them. So stack is based on LIFO and queue is based on FIFO. ये important है, ये पहले भी आया हुआ, 13,000 के अराउंड। So last in first out, जैसे undo option, जो काम सबसे आखिर में हुआ है वो सबसे पहले कैंसिल होगा। तो इसमें जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? पुश। पुश का मतलब है इंसर्ट एट टॉप। अभी पता चलेगा हरमन, मैं बता दूंगी आपको। डिलीट हर साल बढ़ते ही हैं, कम तो कभी होते नहीं है, ठीक है। सो पुश का मतलब है इंसर्ट एट टॉप, पॉप का मतलब है डिलीट फ्रॉम टॉप। सो एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक क्या है? अंडू, रीडू ऑब्वियसली। अभी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करोगे तो उसमें फंक्शन कॉल जो होती है, सबसे आखिर कॉल किया हुआ फंक्शन सबसे पहले खत्म होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन, ये कैसे है वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट इट्स यूज फॉर सच पर्पसेस। क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंसर्शन कहाँ होती है? एंड पे। डिलीशन कहाँ से होती है? बिगिनिंग से। सो इंसर्शन इज डन एट एंड, डिलीशन इज डन फ्रॉम बिगिनिंग। So Q is FIFO, first in, first out. Insertion at the end, deletion from beginning. नॉर्मल लाइफ में तो आपने बहुत क्यू देखी है, पर कंप्यूटर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की रेडी क्यू हो गई कि कौन सा प्रोसेस अब एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्यू में से निकालेगा, है ना। आप प्रिंटिंग के लिए कमांड्स देते हो, तो प्रिंटर की क्यू हो गई कि जो आपने कमांड पहले दी है वो पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद एंड सो ऑन, राइट। स्टैक एंड क्यू क्लियर है सबको? एनीवन हैज अ डाउट इन स्टैक और क्यू? I'll answer all your questions. Let me finish the topic first, right, Dave? Just wait. By the time I finish the topic, then we will be taking your doubts. अब इसके बाद आता है आपका ट्रीज एंड ग्राफ्स, ठीक है। सो ट्री और ग्राफ दोनों नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से ट्री इज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे है, ठीक है। सो दिस इज हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। जहां से डेटा स्टोर होना शुरू होता है उसको रूट कहते हैं, ठीक है। फ्रूट का जो होता है उसको लेवल 0 कहते हैं, फिर हमारे पास लेवल 1 है, लेवल 2 है। यहाँ पर एक टर्म आती है डिग्री ऑफ अ ट्री। सो डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होती है? नंबर ऑफ लेवल्स। सो इसमें कितने लेवल्स हुए?
3, ठीक है। सो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए यहाँ पर? 3, 0 1 2। फाइन। सो उसे डिग्री आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सेम लेवल पे जो है उनको हम सिबलिंग्स कहेंगे। जिनके आगे कोई और नोड नहीं होता उनको आप लीफ नोड कह सकते हो, ठीक है। ट्रीज आप लिंक लिस्ट से भी बना सकते हो, एरे से भी बना सकते हो। बस आपको इसमें ट्री की टर्म्स पता होनी चाहिए, बाकी आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज योर ट्री। और जो ग्राफ है उसमें क्या होता है? ग्राफ में कोई भी ऑर्डर नहीं होता, कोई भी नोड किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है। सो एनी नोड कैन बी कनेक्टेड विद एनी अदर नोड इन द ग्राफ, ठीक है। उसको ग्राफ कहते हैं। ग्राफ में बहुत कुछ होता है पर आपको वो सब नहीं करना है, वो नहीं पूछा जाएगा, राइट। So this is basics of your data structures and basics of programming languages. Programming language कोई भी हो, हर language में हम कुछ specific type का data store कर सकते हैं, जैसे कि integer। integer क्या होता है? A number without any fractional part. So जिसमें fractions में कुछ भी नहीं होता, whole number होता है, जैसे 83, 91, 163, वो आपके integers हैं। फ्लोट क्या होते हैं? जहां पर पॉइंट में वैल्यू होती है। सो जब वैल्यू पॉइंट में होती है तो उसे फ्लोट कहते हैं। और स्ट्रिंग का मतलब हो गया कैरेक्टर्स, बूलियन का मतलब फॉल्स होता है। नहीं, आने तो नहीं चाहिए श्रेयांश। मेमोरी प्रोटेक्शन तो नहीं, पर हाँ आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पूछ सकते हैं, है ना। पासवर्ड्स कैसे सेट होते हैं उसके बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं, राइट। सो ये तो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। अब पूछो आप क्या पूछ रहे थे मेरे से, जो भी आपको डाउट्स थे रिगार्डिंग पेपर में क्या है एंड ऑल। कितने दिन में रिजल्ट आ जाता है? रिजल्ट 10 से 15 दिन में आ जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क सर्वे का आपका पहले मार्क्स आएंगे, फिर उसके 2-4 दिन में आपके पास रैंक्स आ जाएंगे। फिर रैंक के बाद थोड़ा टाइम लगता है राउंड 1 स्टार्ट होने में। देन दे टेक सम टाइम, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं। प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करनी है वो मैं बताऊंगी आपको। आई विल बी टेलिंग यू इन डिटेल हाउ टू फिल योर प्रेफरेंस शीट्स, हाउ टू गो अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। बट पहले तो आपकी मार्किंग स्कीम आएगी। मार्किंग स्कीम आने के बाद आपका फिर रिजल्ट आएगा, फिर रैंक आएगा। उसके बाद जाके काउंसलिंग शुरू होती है, उसके बीच में भी 10-12 दिन का गैप होता है। ओएसआई लेयर में सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है ऑन द टॉप, फिर उसके नीचे होती है प्रेजेंटेशन लेयर विच मैनेजेस योर टाइप ऑफ डेटा, सेशन लेयर विच मैनेजेस द कनेक्शन, देन यू हैव ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि आपके डेटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करती है, नेटवर्क लेयर जो कि उसके साथ आईपी एड्रेस वगैरह अटैच करके नेटवर्क पे छोड़ देती है। होस्ट टू नेटवर्क लेयर तो टीसीपी में होती है, यहाँ पर हम उसको कहते हैं डेटा लिंक लेयर। सो ओएसआई में दैट लेयर इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। एंड सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। हाँ जी, 200 मार्क्स से ऊपर आ गए तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। प्रियांशु बेटा डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब रेडी करा दूंगी, अभी सिर्फ अपने पेपर के लिए पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। बस एडमिट कार्ड अपना संभाल के रखना। कई बच्चे ऐसे होते हैं एंड में बोलते हैं कि मैम एडमिट कार्ड गुम गया, ठीक है।
सो मेक श्योर कि आप उनमें से ना हो जो एंड में बोलो कि जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाने की बारी आए और आप बोलो कि मैम एडमिट कार्ड गुम गया, आप क्या करें। ठीक है, so वो नहीं होना चाहिए। हम्म। और सॉफ्ट कॉपी भी अपने पास सेव करके रखना। अपने आप को मेल कर दो, अपने आप को व्हाट्सएप कर दो, है ना, ड्राइव में सेव कर दो। अभी कल हम रखेंगे क्विज एक यूट्यूब पे लाइव, सब लोग आएंगे उसमें, फिर आपको पता चलेगा कंपटीशन लेवल कितना चल रहा है। एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एप्लीकेशन कि हम क्या कर रहे हैं, वेदर वी आर सेंडिंग एन ईमेल और वी आर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग अ फाइल और वी जस्ट सर्फिंग द वेबसाइट। उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे HTTP है जस्ट टू सर्फ, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू मेल। टाइम मैं कंफर्म कर दूंगी मयंक, मोस्ट प्रोबेबली 4:30, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 4:30, बट स्टिल आई कंफर्म। हाँ, ये ज्यादा बेटर है बस, मतलब बाकी और भी हैं अच्छे कॉलेज बट दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस। आई कीप दैट श्रेयांश। जो कल रखूंगी उसमें भी तीनों चीजें होंगी, GK, इंग्लिश एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, मैथ्स छोड़ के सारा। वो बात ठीक है, पर आजकल देखो सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है ना, वो आपकी स्किल्स मैटर करती हैं देव। ठीक है, अगर आप दूसरे कॉलेज में भी हो लेकिन आपने एक्चुअली में बहुत अच्छी कोडिंग सीखी है और आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो, यू हैव अ गुड रैंक ऑन हैकेथन, गीक्स फॉर गीक्स एंड ऑल दैट, ठीक है, तो वो बहुत मैटर करेगा। आप सिर्फ अच्छे कॉलेज में चले जाओ और आपके पास so, जो चीज एक्चुअली में मैटर करती है स्पेसिफिकली IT में, दैट इज योर कोडिंग स्किल्स। और जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको AI यूज करना बताया था, तो आज की डेट में सिर्फ कोडिंग ही करना बहुत नहीं है, आपको AI को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ये सभी का वो भी याद होना चाहिए, वो तो बेसिक है ना, वो तो एज्यूम करते हैं कि आपको पता ही होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स का वन शॉट, उसमें हम OSI TCP सब कुछ डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया था, प्रेजेंटेशन विल टेक केयर ऑफ द थिंग कि इमेज है, टेक्स्ट है, क्या है। सेशन विल टेक केयर ऑफ योर टर्न कि कब आप डेटा भेज सकते हो, कब नहीं भेज सकते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके पूरे बड़े डेटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। नेटवर्क लेयर उनके साथ एड्रेस अटैच करता है। डेटा लिंक लेयर एरर्स ठीक करता है और फिजिकल लेयर उसको एक्चुअली में ट्रांसमिट करता है। ठीक है, but we will be discussing it in detail in the one shot of computer networks. हाँ, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको ना तो समझ आएगा ना ही वो पूछेंगे। ठीक है, बाकी आपसे पूछ सकते हैं कि लूप्स हमारे पास एक बार आया है बस लूप्स के ऊपर भी, तो वी हैव फॉर एंड व्हाइल एज लूप्स। इफ यूज होता है कीवर्ड टू चेक कंडीशंस, फॉर एंड व्हाइल आर द keywords which are used to repeat a code in programming languages। ठीक है, और कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। सो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से रिजर्व्ड है, जिनका पर्पस डिफाइंड है कि इन्होंने ये करना है। सो द वर्ड्स which are already defined in a programming language कि what is their task, that is said to be a keyword। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर नाउ, इसको अच्छे से रिवाइज करो।
and next class में we will be doing computer networks.